सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम हमारा पहला आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं और उस कंपनी का नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। तो हम यहाँ पे हमारा पहला एक ट्राई कर रहे हैं, एक एफर्ट डाल रहे हैं कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि एक आईपीओ का एनालिसिस हम आपके सामने प्रेजेंट करें। और जैसे हम यहाँ पे लेट्स से अगर हमें आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूँ, तो पर्सनली मैं कभी भी किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ। बहुत रेयरली अगर मुझे कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अगर पसंद आती है, वैल्यूएशन भी अगर लेट से कंफर्टेबल है मुझे वहाँ पे, तभी जाके मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, आईपीओ में अप्लाई करता हूँ। अदरवाइज मैं आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ। एक चीज़ हमें ये भी याद रखना है कि हर कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होंगे, और वहीं पे ही हमें देखना है कि जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, क्या वो जो पॉजिटिव्स या तो नेगेटिव जो है, क्या वो वर्थ नोटिंग या तो वर्थ इन्वेस्टिंग या तो वर्थ अप्लाइंग है भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको लेट्स से बहुत सारे रिव्यूज़ इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, बट यहाँ पे हम कुछ और एस्पेक्ट भी यहाँ पे आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो 2003 में ये जो कंपनी है वो फाउंड हुई थी। बी टू बी सेगमेंट ऑफ ज्वेलरी के अंदर ये कंपनी जो है वो अपना कामकाज, अपना कारोबार करती है। और इसका जो मेन लेट्स से हेड क्वार्टर जो है वो है बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। और दूसरा अगर हम देखें तो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो मेनली डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेलिंग करती है जो उनकी जो गोल्ड ज्वेलरी है उनका। और उसमें भी पर्टिकुलरली जो है वो 22 कैरेट के जो सीजेड गोल्ड की जो ज्वेलरी आती है, वहाँ पे ही उनका प्राइमरी फोकस है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एक तो है कि वो बी टू बी सेगमेंट में काम करती है, मतलब वो बी टू सी सेगमेंट में काम नहीं करती है कि जहाँ पे वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर को बेचती है। मतलब यहाँ पे ऐसे एज सच ब्रांड्स जैसा कुछ नहीं है, जैसे हम टाइटन के केस में देख सकते हैं वैसा पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं है। तो ये एक बी टू बी सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है वो काम करती है। फिर दूसरा अभी हम देखें तो कंपनी की जो मेन प्रेजेंस जो है वो है साउथ इंडिया के अंदर। मतलब वहाँ पे जो जितने भी लेट से कोई और रिटेलर्स है और ब्रांड्स है, उनको ये कंपनी वहाँ पे अपना जो माल है वो सप्लाई करती है। प्लस कंपनी जो है वो यूएसए, यूएई और आई थिंक सिंगापुर और कतार के अंदर भी अपने प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ के रिटेलर्स, वहाँ की ब्रांड्स को वो लोग सप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो है मुंबई में अंधेरी के एरिया में। और जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एज ऑफ नाउ कंपनी की जो इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो समवेयर अराउंड 2700 किलोग्राम पर एनम की अभी यहाँ पे कैपेसिटी उनके पास है। दूसरा है कि जहाँ पे अभी कंपनी प्लान कर रही है एक्सपांड करने का इन जयपुर, और चाहती है कि जो अपनी प्रेजेंस है उसको नॉर्थ इंडिया के अंदर भी उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे ये जो एक्सपांशन का जो प्लान है वो इस आईपीओ से जो भी पैसा मिलेगा, वही आईपीओ का पैसा यहाँ पे उस एक्सपेंशन को फंड करने में लगाया जाएगा। फिर एज ऑफ नाउ बहुत सारे लोगों को जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जो अभी चल रहा है उसमें भी बहुत इंटरेस्ट होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं जैसा मैंने अभी तक रिसर्च वगैरह किया है, तो उसके हिसाब से समवेयर अराउंड 39-40 रुपीज़ के आसपास का जीएमपी एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 26 जुलाई ये जो है वो चल रहा है। फिर ये जो है ना एक स्नैपशॉट है कि जहाँ पे हमें दिखाता है कि कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे ग्रो हुए हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि FY22 में समवेयर अराउंड 428 करोड़ का उनका वहाँ पे रेवेन्यू था, जो अभी धीरे धीरे बढ़ के समवेयर अराउंड 500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। दूसरा जैसे हम देख सकते हैं कि आरओई का नंबर भी आपको अच्छा खासा, मतलब एक टाइम पे 6.6% का नंबर था जो बढ़ के 28.39, फिर 27.79, मतलब इतने अच्छे आरओई के नंबर आपको कंटिन्यूअसली दिख रहे हैं। और उसमें भी मतलब सडन जंप आया है। मतलब एक बुक मैंने पढ़ी थी फाइनेंशियल शेनानिगन्स करके, तो वहाँ पे भी हमें यही चीज़ बताया कि लेट्स से अगर किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक के अंदर हमें सडन जंप, सडन इम्प्रूवमेंट अगर पॉजिटिव साइड पे दिखता है, या तो लेट्स से इवन अगर नेगेटिव साइड में भी अगर सडनली अगर कुछ हमें चेंजेस दिखते हैं ना, तो वहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। फिर है ये है बेसिक आईपीओ डिटेल्स। तो जैसे हम देख सकते हैं कि आईपीओ 25 जुलाई मतलब फ्राइडे को ही वो आईपीओ जो है वो ओपन हो चुका है। प्राइस का बैंड क्या है, 189 टू 199 पर शेयर का यहाँ पे हमारा जो इश्यू का प्राइस है। फिर जैसे हम देख सकते हैं लॉट साइज है आपका 75 शेयर्स का, और ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो है फ्रेश इश्यू। मतलब ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे कोई भी प्रमोटर या तो कोई और इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा पैसा मतलब यहाँ पे कंपनी जो है वो समवेयर अराउंड 360 करोड़ जो है वो यहाँ से मार्केट से उठाने वाली है।
तो वो जो पैसा है वो सीधा कंपनी में जाएगा। मतलब लेट्स से कंपनी एक्सपेंशन करने में अपना पैसा लगा सकती है। अगर कंपनी के पास, जैसे हमने देखा कि ऑलरेडी कुछ डेट भी है, उसको भी रीपेमेंट करने के लिए वो पैसा यूज़ कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बट लेट्स से अगर पूरा ओएफएस होता, या तो अगर लेट्स से हाफ, या तो जितना भी अगर लेट्स से ओएफएस होता, तो वो डायरेक्टली प्रमोटर्स के पॉकेट में जाता, या तो कोई और इन्वेस्टर था उसके पॉकेट में जाता। बट यहाँ पे ये एक चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है डेफिनेटली, कि कंपनी जो है वो कम्प्लीटली फ्रेश इश्यू कर रही है और प्रमोटर जो है वो अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। दूसरा, जिससे हम एक यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले कितनी थी, 100%, और जैसे ही ये आईपीओ आ जाएगा उसके बाद समवेयर अराउंड 75% जितना होल्डिंग जो है वो उनका पास रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे पर्सनली पॉजिटिव लग रही है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे हमें नेगेटिव जो है वो नहीं दिखा है। नेक्स्ट अगर देखें तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बोरोइंग्स जो है वो 200 करोड़ से भी ज़्यादा है, और ये एक अच्छा साइन नहीं, पर्सनली मुझे लगता है कि कंपनी जो इस वैल्यूएशन, मतलब जैसे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो समवेयर अराउंड 1500 करोड़ के आसपास होने वाली है, और वहाँ पे 200 प्लस करोड़ का अगर वहाँ पे डेट रहेगा, तो ये एक कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन भी हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा डेट आपने ले रखा है, और आप ये जो पैसा आने वाला है उसमें से भी ज़्यादातर पैसा जो है वो आप एक्सपेंशन में लगा रहे हो। तो मतलब बोरोइंग्स जो है वो आपकी इतनी कम नहीं होने वाली है। तो ये एक थोड़ा वरिंग साइन मुझे पर्सनली लगता है। दूसरा, जिसे हम देख सकते हैं कि आरओसीई के नंबर हमें यहाँ पे 25.7% के दिख रहे हैं। गुड, अच्छी बात है। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जहाँ पे ये सारी कंपनीज ऐसे करती है कि जब आपके आरओसी, आपके आरओई, आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन, एबिटा मार्जिन, ये सारी चीज़ें जब एक पीक पे होती है ना, तभी ये लोग कंपनी को लेके वहाँ पे आईपीओ के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे ये सारे जितने भी केपीआईस मैट्रिक्स है ना, ये बहुत ही अच्छे हमें दिखते हैं, और इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें अप्लाई भी कर देते हैं। बट होता क्या है ना कि साइकिल्स, हमें सबको पता है कि मार्केट जो है वो साइकिल्स में चलता है। तो आज जो पीक पे है, और लेट्स से अगर आपने पीक पे कभी भी इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से रिटर्न बनाना मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए ये मुझे थोड़ा वरिंग साइन अगेन यहाँ पे भी मुझे यही लगता है। और दूसरा, हमें जिस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहा है, जैसे हम देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक समवेयर अराउंड 7 to 10, मतलब कहीं कहीं पे इसको 10 दिया है, कहीं पे 7 लिखा हुआ है। तो मैं एक रेंज मान के चलता हूँ कि 7 to 10 के आसपास, और इवन और ऑन दी लोअर साइड ऑफ दी वैल्यूएशन। जैसे हम देख सकते हैं कि लेट्स से अगर मैं 7 टाइम्स प्राइस टू बुक भी अगर मैं लेता हूँ, तो भी ये कोई चीप वैल्यूएशन नहीं है। बाकी के जो ऑलरेडी ये जो सेम सेगमेंट में जिसमें काम करती है, थोड़े बहुत सिमिलर सेगमेंट में, तो वहाँ पे भी 7 टाइम प्राइस टू बुक बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली लगता है। तो ये इस हिसाब से मुझे थोड़ा ये ओवर वैल्यू तो हमेशा ही लगता है। दूसरा है कि रिस्क क्या क्या है इस आईपीओ के अंदर। तो सबसे पहले, जैसे डीआरएसपी के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कि जहाँ पे हमें दिखता है कि अराउंड 40% ऑफ रेवेन्यू जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो टॉप 10 कस्टमर है वहाँ से आता है। लेट्स से अगर वहाँ से कोई भी अगर 2-3 कस्टमर भी इनके साथ बिजनेस करने से मना कर देते हैं, या तो और कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, तो वहाँ पे शांति गोल्ड को बहुत ही ज़्यादा हिट लेना पड़ेगा अपनी रेवेन्यू, अपने टॉप लाइन के ऊपर। तो ये एक अच्छा साइन मुझे पर्सनली नहीं दिखता है। सेकंड, कि रीजनल कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। 80% रेवेन्यू आपका सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन, मतलब साउथ इंडिया से आता है। तो यहाँ पे भी उनको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, जो अभी नहीं है। और अभी तो वो जो पैसा आएगा उसके बाद वो जयपुर वाली जो फैसिलिटी वो लोग प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग उसको अप्लाई करेंगे, और तब जाके वो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं वो बनेगी। बट उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ये भी हमें जानना है, क्योंकि फैसिलिटी बनाना, उसको, उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करना कोई ईजी चीज़ नहीं है, उसको सालों भी लग सकते हैं। फिर थर्ड है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मतलब कंपनी की मेजर प्रोडक्ट ही यही है, 22 कैरेट की CZ गोल्ड की ज्वेलरी। अगर यहाँ पे लेट से अगर कोई ट्रेंड में अगर चेंज आ जाता है, या तो कंज्यूमर्स का परसेप्शन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके अगर लेट से चेंज होता है, तो वहाँ पे कंपनी को हेवी लॉसेस कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा, कि जहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि इन्वेंट्री लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक वरिंग साइन है कंपनी को लेके। फिर जो 360 करोड़ कंपनी मार्केट से उठाने वाली है, तो उसका वो यूज़ कैसे करने वाली है, तो उसका अगर हम यहाँ पे ब्रेकअप देखें तो 100% फ्रेश इश्यू है। गुड, ओएफएस कुछ भी नहीं है, ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक अच्छा साइन है कि जितना भी पैसा यहाँ पे कंपनी रेस करेगी वो सारा का सारा कंपनी के पास जाएगा। तो वो 360 करोड़ में से कैसे ब्रेकअप कैसे है
कि वो कैपेक्स जो जयपुर वाली फैसिलिटी है वह समवेयर अराउंड 46 करोड़ वहाँ पे वो स्पेंड करेंगे। फिर जो उनका वर्किंग कैपिटल है वहाँ पे क्लोज टू 190 करोड़ जितना तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसी में ही वो मैनेज होगा। फिर तीसरा क्या है कि जहाँ पे जो बोरोइंग्स है उसको रीपे करने के लिए वो लोग 20 करोड़ का अलोकेशन यहाँ पे देने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल इफ़ यू आस्क मी। क्योंकि जैसे हमने देखा कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा जहाँ पे डेट है तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10% ही उसका कंसिडर कर रहे हो रीपेमेंट के लिए, तो फिर भी क्लोज टू 200 करोड़ जो है वो फिर भी आपका अभी भी डेट है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है हर साल हर क्वार्टर। फिर जो बाकी का जो पैसा है वो ये लोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और शेड्यूल क्या है तो फुल यूटिलाइजेशन जो है वो FY26 के अंदर ये लोग वहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने समझ ली। और एक कंसेप्ट के बारे में अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी बाकी की जो कंपनीज आ रही है मार्केट में, तो वहाँ पे कोई कोई कंपनीज ऐसी है कि जो सिर्फ और सिर्फ डेट जो उन्होंने लिया है उसके रीपेमेंट के लिए ही वो IPO लेके आ रही है। तो क्या वो एक चीज़ सही है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या थॉट्स है कि IPO मार्केट से पैसा उठाना और उसको डायरेक्टली जो रीपेमेंट है आपका डेट का वो करना, क्या वो सही बात है क्या? दूसरा अगर मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम की भी एक चीज़ होती है। मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है ना कि आप कौन से सोर्स से बोरो करते हो। लेट्स से आपने बैंक से बोरो किया है या तो बॉन्ड्स लिए हैं या तो इक्विटी भी जो IPO भी जो लेके आ रहे हैं ना वो भी वहाँ पे भी वो जो कैपिटल वो लोग लेंगे उसका भी एक कॉस्ट रहता है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉस्टलीएस्ट जिसको बोल सकते हैं ना कैपिटल, वो होता है IPO का पैसा। मतलब जहाँ पे आप अपनी ओनरशिप सेल करते हो और वहाँ पे आपके और भी ओनर्स वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो जो कैपिटल होता है ना IPO वाला उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या ये सेंस बनता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डेट को रीपेमेंट करने के लिए वहाँ पे IPO लेके आते हो? तो उसके लिए सेंस नहीं बनता है। तो आप चाहो तो उसके लिए भी हम एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई है या आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में डालना, हम इसको ट्राई करेंगे आंसर करने का। थैंक यू।